इजरायल की खुफिया एजेंसी के टॉप एजेंट्स फेक। इजरायल की घरेलू सुरक्षा वाली एजेंसी शिन बेट फेक। इजरायल का डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ फेक। इजरायल की इन एजेंसियों के खुफिया एजेंट और मुखबिर न सिर्फ फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों में हैं, बल्कि लेबनान, ईरान, सीरिया और यहां तक कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इजरायल की खुफिया एजेंसी के टॉप एजेंट्स की मौजूदगी ना हो। इजरायल को खतरे से बचाने के लिए सटीक जानकारी ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के घर में घुसकर हत्या कर चुकी हैं। लेकिन इस बार जब हमास हमले पर उतरा तो मोसाद को, शिन बेट को, आईडीएफ को भनक तक नहीं लगी। जल, थल, नभ, हमास ने इजरायल के इतिहास में विध्वंस और विनाश की नई स्क्रिप्ट लिख दी और इजरायल की तमाम खुफिया एजेंसियां मुंह ताकती रह गईं। सवाल है, हमास के हमले के पहले सूचना जुटाने में कैसे फेल हो गई तेज तर्रार मोसाद? शिन बेट को क्यों नहीं हुआ हमास के हमले का अंदेशा? आईडीएफ क्यों वक्त रहते हमास के खतरे को भांप नहीं पाया? इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन इजरायल में जो हुआ है उसने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। इजरायल की खुफिया एजेंसियों की नाकामी के बाद काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि शुरू हो गया है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद हमास से इजरायल के खिलाफ किए हमले का बदला कैसे लेगा? मोसाद इस वक्त किस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है? बंधकों को गाजा से छुड़वाने के लिए मोसाद ने कौन सा नया प्लान तैयार किया है? हमास के खिलाफ इजरायल के हर एक्शन की बारीक बातें आपको दिखाएं। उसके पहले इजरायल के जासूसी सिस्टम को समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल उसी पर उठ रहे हैं। इजरायल के 3 बड़े खुफिया संगठन अमन, शिन बेट और मोसाद हैं। इनमें से मोसाद के भी 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट हैं। पहली यूनिट है मेटसाडा, जो दुश्मन पर हमला करती है, जबकि दूसरी कीडोन। इसका काम गुप्त ही रखा गया है, लेकिन मोटे तौर पर यह आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मेटसाडा की भी अपनी अलग यूनिट्स हैं। खुफिया जानकारी संबंधित अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, मजबूत सीमा पर सुरक्षा कैमरे, अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग, मोशन सेंसर, बॉर्डर पर आधुनिक फेंसिंग। बावजूद इसके हमास इजरायल में घुसा और मौत का तांडव मचा दिया। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के सालों में इजरायल के डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने यह मान लिया था कि हमास इजरायल पर बड़े हमले नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे इजरायल की ताकत का अंदाजा है और रिएक्शन के डर से वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन हुआ उल्टा। आईडीएफ का अनुमान एकदम गलत निकला। नतीजा सामने है। इजरायल और हमास के बीच बमों की बरसात हो रही है। गाजा की तबाह इमारतें बता रही हैं कि इजरायल अपने ऊपर हुए हमले का सूद समेत बदला ले रहा है। हमास की धरती पर इस समय सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। इजरायल पर हुए हमलों और मौतों ने मोसाद की विश्वसनीयता को बड़ा झटका दिया है। हमले के बाद हर कोई 1973 के यौम किपुर युद्ध की विफलताओं के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब की बार का हमला यौम किपुर युद्ध की विफलता जैसा नहीं है, बल्कि ये और भी गंभीर है। 1973 में खुफिया एजेंसी को सब पता था और लीडरशिप ने भी समय पर फैसला लिया था। ये अलग बात है कि फिर भी नतीजा बहुत भयावह निकला, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि तब कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। इसके ठीक उल्टा इस बार हमले की कोई खुफिया जानकारी थी ही नहीं, और जब कोई खुफिया जानकारी नहीं होती है तो राजनीतिक नेतृत्व निर्णय ले भी तो क्या और कैसे।
अब सवाल है कि मोसाद का अगला प्लान क्या है। मोसाद हमास की तबाही के लिए कौन सी रणनीति पर काम कर रहा है, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि मोसाद इजरायली नागरिकों को हमास की गिरफ्त से कैसे छुड़ाएगा। हमास का दावा है कि उसने 130 इजरायली नागरिकों को बंधक बना के रखा है, लेकिन सही संख्या में इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। लेकिन खुफिया एजेंसी मोसाद की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो इजरायली नागरिकों को छुड़ाए। अब देखना होगा कि मोसाद इसमें सफल हो पाता है कि नहीं, क्योंकि पहले ही मोसाद की छवि पर सवाल उठना शुरू हो गया है। हमास के आतंकवादियों ने जिन इजरायली लोगों को बंधक बनाया है उसमें सिर्फ सैनिक नहीं, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। समस्या यह है कि एक तरफ तो हमास को नेस्तोनाबूद करने तक इजरायल ने हमले करने का शपथ लिया है, और दूसरी ओर समस्या यह है कि इजरायल के जिन लोगों को हमास ने अगवा किया है उन्हें सुरक्षित छुड़ाना है। लिहाजा मोसाद ने बहुत सोच विचार कर एक्शन प्लान तैयार किया है जो 2 लेवल पर काम करेगा। पहला, हमले की तादाद और बढ़ाई जाएगी, और इसके लिए मोसाद की सलाह पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 1 लाख रिजर्व सैनिक बुलाए हैं। दूसरा, गाजा की पूरी तरह से नाकेबंदी का प्लान है। तीसरा, हमास के चंगुल में फंसे बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल ने प्लान 5 तैयार किया है। चौथा, खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा बलों ने बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए टीम तैयार की है। मोसाद के इस प्लान के एक्शन में आए बिना कयास लगाकर इसकी ताकत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। हम आपको आगे बताएंगे कि मोसाद इजरायल को हमले से बचा पाने में नाकाम रहा है, लेकिन ये मोसाद ही है जिसने दुनिया में खुफिया एजेंसियों के स्ट्रेंथ, उसकी तेजी का नया इतिहास लिखा है। लिहाजा ये मोसाद कैसे काम करता है ये समझना बहुत जरूरी है। $3 बिलियन के वार्षिक बजट और 7,000 अनुभवी कर्मचारियों के साथ मोसाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के बाद दूसरी सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है। मोसाद के कई विभाग हैं, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना की डिटेल किसी के पास नहीं है। मोसाद का विशाल जासूसी नेटवर्क उन्हें उग्रवादी नेताओं की गतिविधियों की जानकारी देता है। अपनी स्थापना के बाद मोसाद सरकार की जरूरतों के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाती है। जानकारी जुटाने के लिए मोसाद कई तरीके इस्तेमाल करती है, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस जैसे तरीके। मोसाद ने अन्य देशों से खुफिया संबंध भी विकसित किए हैं। मोसाद उन देशों के साथ गुप्त संबंध स्थापित करने में भी शामिल है जो खुले तौर पर इजरायल का साथ देने से बचते हैं। सामान्य तौर पर मोसाद विदेशों में यहूदी और इजरायली लोगों के खिलाफ आतंकी घटनाओं के खिलाफ युद्ध में महारत हासिल है। मोसाद ने उन देशों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो इजरायल के खिलाफ खतरा है। सवाल यह उठता है कि मोसाद के इतने बड़े जासूसी नेटवर्क के बावजूद कैसे हमास ने गाजा पट्टी में हजारों की संख्या में रॉकेट और मिसाइल इकट्ठा कर लिए और उससे हमला भी इजरायल पर कर दिया। आखिर इजरायल की अभेद लोहे की दीवार में छेद कैसे हमास की तरफ से कर दिया। आगे आपको मोसाद के कुछ बहुत बड़े और दुनिया को चौंका देने वाले ऑपरेशन की डिटेल भी दिखाएंगे, लेकिन यहां उस सवाल को बार बार समझना होगा कि हमले का पैमाना, जिस जटिलता के साथ इसे अंजाम दिया गया और इसके लिए जिस कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और महीनों की योजना की जरूरत रही होगी, लेकिन इन महीनों में हमास के अटैक के प्लान की जानकारी जुटा पाने में मोसाद फेल हो गई। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का आकलन करने में विफल रही है। इसके बाद मोसाद ने जो ऑपरेशन अंजाम दिए हैं उसकी लिस्ट देखकर नहीं लगता कि अब की बार भी इजरायल को बचाने में मोसाद को फेल होना चाहिए था। नवंबर 2020 ईरान के सैन्य परमाणु कार्यक्रम के टॉप साइंटिस्ट ब्रिगेडियर जनरल मोहसेन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। हालांकि मोसाद ने इसकी खुलकर जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन दुनिया के सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। 1976 ऑपरेशन थंडरबोल्ट, अरब के आतंकियों द्वारा हाईजैक फ्रांसीसी विमान को मोसाद अपने 94 नागरिकों के साथ युगांडा से मुक्त कराकर लाया था। इस ऑपरेशन की दुनिया भर में चर्चा हुई। ये बात दीगर है कि अब की बार मोसाद फेल हो गई। 1972 रैथ ऑफ गॉड, म्यूनिख ओलंपिक के दौरान फिलिस्तीन के आतंकियों ने इजरायल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया। मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन चलाया और एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा। इसलिए कहा जा रहा है कि हमास के हमले की भनक मोसाद जैसी जासूसी एजेंसी को कैसे नहीं लगी। मोसाद का एक और बड़ा और सफल ऑपरेशन देखिए।
1960 में रूसी MiG-21 को इजराइल लाना। 1960 मोसाद ने अर्जेंटीना में एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देते हुए नाजी युद्ध के अपराधी एडोल्फ एक्मैन को गुपचुप तरीके से अपहरण करके इजराइल ले आए। बाद में मुकदमा चलाकर उसे सजा दी गई। मोसाद ने अपने शुरुआती दिनों में आसान देशों से यहूदियों को इजराइल में लाने का काम किया। इथियोपिया से हजारों की संख्या में यहूदियों को इजराइल लाया गया, लेकिन अब मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो बंधक बनाए गए 130 इजरायली नागरिकों को हमास के चंगुल से छुड़ाए। मोसाद एक्शन में है और अपनी भूल सुधारने के लिए उसके टॉप एजेंट सुपर एक्टिव मोड में हैं। जबरदस्त टैलेंट, उन्नत तकनीक और लगातार बदलता क्षेत्र। एक ऐसी खुफिया प्रणाली जिसके कुछ हजार लड़ाकों से बने आतंकवादी संगठन के खिलाफ विफल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ, लिहाजा बारी मोसाद की है।